परछाई एपिसोड 269। अब आगे। रोशन के मुंह से भाभी सुनकर पहले तो अंतरा चौंक जाती है और फिर वो गुस्से से रोशन को घूरने लगती है। अंतरा को इस तरह से घूरते देखकर रोशन डर जाता है और फिर विराज को देखने लगता है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। रोशन को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा उसे इतना क्यों घूर रही है और विराज भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। रोशन घबराते हुए कहता है, भाभी। अंतरा उसकी बात बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहती है, भाभी नहीं हूं मैं, तुम्हारी। इस बार अंतरा का गुस्सा देखकर विराज को भी हंसी आने लगती है, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़कर अपनी कार में बैठ जाता है। इधर रोशन अंतरा के डर से कांप रहा था। अंतरा उसे घूरते हुए कार के अंदर बैठ जाती है। रोशन बिना कुछ कहे दूसरी कार में बैठता है और फिर सभी वहां से निकल जाते हैं। कार में बैठे हुए विराज अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर अंतरा पर जा रही थी। अंतरा अभी भी काफी नाराज लग रही थी। विराज अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, क्या तुम हमेशा ही इतनी डरावनी लगती हो? विराज का सवाल अंतरा का गुस्सा और बढ़ा देता है। वो गुस्से से विराज को घूरने लगती है। विराज उसे एक नजर देखकर फिर से अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है, अब तो और भी भयानक लग रही हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, कभी किसी कमजोर दिल वाले इंसान के सामने बिना मास्क के मत जाना, बेचारे को हार्ट अटैक आ सकता है। अंतरा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या मैं तुम्हें इतनी डरावनी दिखती हूँ? विराज बेपरवाह होकर कहता है, ऑफ कोर्स। मेरा अल्टरनेट प्लान यही है। अगर मैं उस साई को खत्म नहीं कर पाया, तो तुम्हें उसके सामने खड़ा कर दूंगा, तुम्हें देखकर वो फिर से मर जाएगा। वैसे, अब तक उसने तुम्हें देखा नहीं है ना? अंतरा अभी भी विराज को घूर रही थी। विराज कुछ याद करते हुए कहता है, ओह यस, अगर देख लिया होता, तो बेचारा अब तक जिंदा नहीं होता। सॉरी, माय बैड। विराज की बातें सुनकर अंतरा का खून खौल रहा था। चाहे अंतरा कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन थी तो एक लड़की, और किसी भी लड़की को अपने चेहरे की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं हो सकती थी। वही कार ड्राइव कर रहा ड्राइवर विराज की बातें सुनकर हैरान था। वैसे तो विराज ये सब काफी सीरियसली कह रहा था, लेकिन ड्राइवर को समझ आ रहा था कि वो अंतरा की खिंचाई कर रहा है। अंतरा गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। विराज उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उनकी कार एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। कार के रुकते ही विराज का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो फौरन कार से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। अंतरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी विराज पीछे मुड़ता है और अंतरा को देखकर सख्ती से कहता है, तुम नहीं आ रही हो। ये सुनकर अंतरा चौंक जाती है। वो क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन क्यों? विराज कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रही हो, जबकि तुमने खुद अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर अंतरा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं था, तो अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आए? विराज अंतरा की आंखों में देखकर उसे वार्निंग देते हुए कहता है, यहाँ से भागने की और किसी को हार्म करने की कोशिश भी मत करना,
वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर विराज हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अंतरा विराज की बात न मानकर उसके पीछे बढ़ती है, लेकिन तभी विराज के गॉड्स अंतरा को घेर कर उसका रास्ता रोक लेते हैं। अंतरा उन्हें गुस्से से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। तभी वहां रोशन आता है। वो उन गॉड्स के बीच में आकर उन्हें डांटते हुए कहता है, अरे, तुम लोग भाभी जी को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? कुछ ही सेकंड्स बाद अंतरा कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और रोशन अपने गाल पर हाथ रखे उन गॉड्स के बीच खड़ा रह जाता है। विराज जानता था कि अंतरा उससे काफी कुछ छुपा रही है और वो इतनी आसानी से अपना मुंह खोलने वालों में से नहीं है। विराज चाहता तो किसी भी तरह से उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता था, लेकिन वो किसी लड़की को इस तरह हर्ट नहीं करना चाहता था। काफी दिनों से अंतरा की नजर विराज पर थी और विराज की नजर अपने पीछे लगी अंतरा पर। अब वो इन सब बोर हो गया था और पूरा सच जानने तक वो अंतरा को अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। यही वजह थी कि विराज उसे अपने साथ मनाली लेकर आया था। विराज चलते हुए हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड के बाहर आकर रुक जाता है। विराज अपने गॉड्स को एक नजर देखता है। उसके गॉड्स समझ जाते हैं कि विराज अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। वो बस हाँ में अपना सर हिला देते हैं। विराज उस रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर विराज देखता है कि बेड पर एक आदमी लेटे हैं। उनकी उम्र कुछ 70-75 साल लग रही थी। उनकी बॉडी पर कई सारे एक्विपमेंट्स लगे थे और वो बेड पर लेटे हुए विराज को ही देख रहे थे। विराज को देखते हुए उनकी आंखों में चमक थी। विराज काफी हद तक युवराज की तरह दिखता था। विराज उनके पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर सामने लेटे आदमी से कहता है, मी डेविड, मुझे बेड पर लेटे हुए मी डेविड कहती है, रॉबिन ने भेजा है, जानता हूँ। आप बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं। विराज उन्हें देखते हुए कहता है, अमम, क्या वो? मी डेविड कहते हैं, मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जो भी सवाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये सुनकर विराज एक गहरी सांस लेता है और अपना सवाल शुरू करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि 22 साल पहले मॉम डैड मनाली क्यों आए थे। विराज का सवाल सुनकर मी डेविड का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो उस पल को याद करते हुए कहते हैं, समायरा और उसके बेटे की वजह से। मी डेविड का जवाब सुनकर विराज चौंक जाता है, लेकिन वो बिल्कुल कामली कहता है, क्या आप मुझे पूरी बात बता सकते हैं? मी डेविड अपनी बात शुरू करते हैं, मैं आपके दादा मी यशवंत दीवान का नौकर था। मैं शुरू से ही दीवान परिवार के काफी करीब रहा हूँ। मैं उन चंद लोगों में से था जो आपके डैड की खास काबिलियत के बारे में जानता था और समायरा के बारे में भी। हमेशा मी यशवंत दीवान के साथ होने की वजह से मुझे अंदाजा था कि शिमला के उस साय को मी युवराज, सुहानी मैडम और समायरा ने ही मिलकर खत्म किया था। उस साय के खत्म होने के बाद मी युवराज ने सुहानी मैडम से और समायरा से एस.पी. अर्नव सिंह से शादी कर ली। शादी के बाद वो लोग शिमला में ही रहने लगे थे। मी
युवराज अब पूरी तरह से अपनी फैमिली और अपने बिजनेस में बिजी थे। लेकिन समायरा का सफर उस साय के खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि लोगों की जिंदगी में ऐसी बहुत सी परेशानियां थी जिसे पुलिस या कानून नहीं सुलझा सकता था। समायरा हमेशा से लोगों की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी शक्तियों से उन लोगों की मदद शुरू कर दी जो कुछ खास तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे। कुछ ही सालों में लोग दूर दूर से समायरा से मदद मांगने उसके पास जाने लगे। उसी वक्त की बात है, मनाली में कुछ अजीब से इंसिडेंट्स शुरू होने लगे थे। यहाँ लोग गायब होने लगे थे। बाहर तो बाहर, लोग अपने घर में भी सेफ नहीं थे। वो रात को अपने घर में सोते और सुबह वहां नहीं होते। उसके साथ सोए शख्स को भी पता नहीं चलता था कि वो इंसान कहाँ चला गया। पुलिस ने इसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन महीनों तक कुछ भी पता नहीं चला। लोगों को लगने लगा कि बात कुछ और ही है। इसीलिए कुछ लोग समायरा के पास गए और समायरा उनकी मदद के लिए मनाली आ गई। मैंने सुना था कि वो यहाँ अपने 5 साल के बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि समायरा भी अपने बच्चे के साथ बाकी के लोगों को तरह गायब हो गई। जब युवराज को ये बात पता चली, तब वो सुहानी मैडम के साथ यहाँ आ गए। युवराज के यहाँ आने के बाद ही मुझे समायरा के बारे में पता चला था। पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया और समायरा को भी ढूंढ लिया। लेकिन जब समायरा उन्हें मिली तब उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। समायरा को यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया गया था। इस इंसिडेंस के बाद एस.पी. अर्नव और समायरा अपने परिवार के साथ देश के दूसरे कोने केरल में चले गए। फिर युवराज और सुहानी मैडम अपनी फैमिली के साथ यूएसए चले गए। विराज बड़े गौर से ये सारी बातें सुन रहा था। वो डेविड से कहता है, और मिसेस समायरा के बेटे का क्या हुआ? डेविड कहते हैं, जब तक युवराज इस मामले से दूर थे, हमें इसके बारे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाया करती थी। लेकिन जब वो इसमें इन्वॉल्व हुए उन्होंने एक भी इंफॉर्मेशन बाहर आने नहीं दी। लेकिन उस वक्त कुछ तो बहुत गलत हुआ था कि इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान देश छोड़ने पर मजबूर हो गया। डेविड की बात सुनकर विराज के चेहरे और हल्की स्माइल आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे विराज को डेविड की बेवकूफी पर हंसी आ रही है। विराज उनसे कहता है, मेरे डैड को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर सच है कि कोई तो बड़ी वजह थी जो डैड हमें यहाँ से इतना दूर ले गए। इससे आगे विराज अपने मन में कहता है, और इस सिचुएशन को हैंडल के लिए वो खुद वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुझे भेजा। शायद इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान की अपनी एक लड़ाई होती है, जो उसे खुद लड़नी होती है। और ये लड़ाई मेरी है। विराज डेविड से आगे कहता है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मिसेस समायरा को शिमला से मनाली किसने बुलाया था? इसके बाद डेविड और विराज आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद विराज डेविड को बॉय कहकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर विराज अपने गॉड से कहता है, इन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दो। दूसरी तरफ रेयांश सड़क पर श्रेया, सृष्टि और यश के सामने खड़ा था।
वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों को एकटक देख रहा था और वो तीनों अपना सर झुकाए नीचे देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद रेयांश सख्ती से कहता है, सामने देखो। वो तीनों घबराते हुए रेयांश की तरफ देखते हैं। सिर्फ वही जानते थे कि इस वक्त वो रेयांश की तीखी नजरों का सामना कैसे कर रहे हैं। रेयांश आगे कहता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? ये सुनते ही श्रेया फौरन क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, जा कहाँ रहे थे? हम तो वापस आ रहे थे। श्रेया का जवाब सुनकर सृष्टि अपना सर पकड़ लेती है। श्रेया को भी समझ आ जाता है कि इस वक्त उसे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए था। वो आगे कुछ नहीं कहती। सब कुछ जानते हुए भी रेयांश कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग कहाँ से वापस आ रहे हो? किसी के पास रेयांश के सवाल का जवाब नहीं था। वो तीनों सहमे से वहां खड़े थे। यश का आज डरने का कोटा तो कब का पूरा हो गया था। पहले उस अघोरी से, अब उससे भी खतरनाक उसके बॉस रेयांश से। रेयांश थोड़ी और सख्ती के साथ कपता है, मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? सृष्टि कुछ सोचकर अपनी उंगली अपने राइट साइड जंगल की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, वो डॉलर 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 जो बरगद का पेड़ है ना। रेयांश उस तरफ नहीं देखता, लेकिन श्रेया और यश क्यूरियस होकर उस तरफ देखने लगते हैं जहां सृष्टि ने उंगली पॉइंट किया था। श्रेया कंफ्यूज होकर कहती है, कौन सा बरगद का पेड़? ये सुनकर सृष्टि डिसअपॉइंटेड होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो रेयांश की नजरों से बचकर श्रेया का हाथ पकड़कर उस पर चिमटी काट देती है। श्रेया इरिटेट होकर अपना हाथ सहलाते हुए कहती है, तुम मुझे चिमट क्यों रही हो? सृष्टि श्रेया को तिरछी नजरों से देखकर अपने दांत पिसते हुए कहती है, भूल गई, बरगद का पेड़। रेयांश ये सब समझ रहा था, लेकिन खामोश था। श्रेया भी अब समझ जाती है कि उसे अब सृष्टि की सारी बातों का हाँ में जवाब देना है। श्रेया अब ओवर एक्टिंग आते हुए कहती है, अरे हाँ, वो बरगद का पेड़। यश कुछ नहीं समझ पा रहा था, इसलिए वो चुप ही रहता है। रेयांश कहता है, क्या हुआ उस पेड़ को? सृष्टि कुछ सोचते हुए कहती है, वो यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान सैटरडे रात के 12 बजे उस पेड़ के उल्टे 7 चक्कर लगाकर उस पर लाल रिबन बांध देता है, तो उसकी हर विश पूरी हो जाती है। श्रेया सृष्टि को सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ, मैंने भी सुना है। सृष्टि रेयांश के यकीन दिलाते हुए कहती है, बेचारी श्रेया पिछले कई दिनों से परेशान है। श्रेया फिर से कहती है, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सृष्टि कहती है, हम उसकी विश पूरी करने लिए यहाँ रिबन बंधने आए थे। कब से बेचारी की वो विश पूरी ही नहीं हो रही है। श्रेया मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है मेरी विश। अब ऐसा लग रहा था कि श्रेया की जिंदगी का मकसद सृष्टि की हर बात को सपोर्ट करना ही है। रेयांश को सारी बातें समझ आ रही थी। वो सृष्टि को देखकर कहता है, अच्छा, ऐसी कौन सी विश है जिसके बिना इसकी जान निकली जा रही है? सृष्टि फौरन कहती है, बेचारी को कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए बॉयफ्रेंड की मन्नत के लिए यहाँ रिबन बंधने आए थे। श्रेया भी अपने फॉर्म में रहते हुए कहती है, हाँ, हाँ, हम मेरे बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ रिबन बंधने आए थे।
ये कहते ही श्रेया को एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या हुआ। वो हैरानी से सृष्टि को देखकर लगभग चीखते हुए कहती है, क्या? मुझे सच में बॉयफ्रेंड चाहिए। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।